क्रिकेट के मैच में आप क्या देखते हैं, जैसे टीम को लगता है कि नहीं अब हम जीत जाएंगे, क्या सच में वो जीत जाते हैं? पता लगता है कि अचानक अरे ये क्या हो गया, विकेट गिरने शुरू हो गए हैं और पता लगा कि जीती हुई टीम हार गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर से हार का भय खत्म हो गया। डर का एक पहलू वह है जो हमें इतना परेशान कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि हमारे पैर थर 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 कांपने लगते हैं, एक कदम भी हमारी स्थिति नहीं होती कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि आप किसी बात से डरते हैं और जैसे ही आपको पता लगता है कि आप इससे डर रहे हैं, आपके जो पैर हैं मजबूती के साथ जमीन को पकड़ लेते हैं, आप पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए। जिंदगी एक इम्तिहा है, इम्तिहा का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आइए हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन के समय जो हमें डर लगता है उसके बारे में, और ख़ासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के समय में लगने वाले डर के बारे में। देखिए, अभी की ही बात नहीं है जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी आप पता नहीं कितने एग्जामिनेशन दे चुके हैं, और हर बार आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक आती चली जाती है वैसे वैसे हमारा जो डर है वो बढ़ता चला जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा स्पेशली, इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी, वो ये कि ये जो डर लगता है ना, ये केवल आपको ही नहीं लगता, बल्कि सच पूछिए तो सभी को लगता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आगे चल करके आपके ही बैच में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिजल्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करेगा, उसे भी डर लगा होगा, लगता ही है। और यदि वो कहे कि नहीं अरे यार मुझे तो कुछ भी डर नहीं लग रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद वह सही नहीं बोल रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आप लोगों के सामने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण पेश करना चाहूंगा, और ये उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस जी का। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सन 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी, 4th रैंक हासिल किया था, और वह उनका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था। सोच करके देखिए। और उससे भी बड़ी बात, वो जमाना कौन सा था? ब्रिटिशर्स का जमाना था, और फिर ब्रिटिशर्स के समय में कोई भारतीय 4थे स्थान पर आ जाए आईसीएस की परीक्षा में, ये तो एक तरह से अविश्वसनीय सी बात है। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, ठीक है, वो हमारे सामने है। लेकिन क्या सच में वो इसके बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे? क्या उनके मन में किसी तरह का कोई भय नहीं था? दोस्तों, इसे हम यहां जानना चाहेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने शब्दों के जरिए आपको उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये उनके खुद के शब्द हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो पूरी नहीं हो पाई, और उसका हिंदी अनुवाद बेंटन बुक्स ने छापा है, सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय तीर्थ यात्री। ये किताब अवेलेबल है, आप लेकर के देख सकते हैं। मैं इस किताब के उस अंश को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो शायद आपके लिए या बहुत बहुत और बहुत उपयोगी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भले ही ये शब्द सुभाष चंद्र बोस के क्यों न हों, लेकिन हम भी तो कमोवेश ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा महसूस करने के बाद सुभाष चंद्र बोस की 4th रैंक आ सकती है, तो आप अपने बारे में डाउट क्यों करते हैं? आइए सुभाष चंद्र बोस के उन शब्दों को सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आखिर को सिविल सेवा परीक्षाओं के शुरू होने का दिन भी आ ही गया। महीना था जुलाई, सन था 1920 और स्थान लंदन। परीक्षाएं तो 1 महीना ही चलनी थी, किंतु इस 1 महीने की तैयारी के लिए किया गया संघर्ष बेहद लंबा था। अपनी ओर से तो मैंने कोई कसर उठा नहीं रखी थी, किंतु तब भी मैं अपनी तैयारियों से संतुष्ट नहीं था, और इसलिए मुझे परीक्षा में सफल रहने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने कितने ही प्रतिभाशाली छात्रों को सालों साल तैयारी के बाद भी असफल होते देखा था। अतः मेरा अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होना किसी दिमागी खलल के चलते ही संभव था। मेरी नाउम्मीदी उस समय तो और भी बढ़ गई जब मैंने संस्कृत के पेपर में पके पकाए 150 अंक सिर्फ अपनी मूर्खता के चलते गंवा दिए। यह अनुवाद का पर्चा था।
जिसमें अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना था और मैंने यह कार्य बहुत अच्छे से कर भी लिया था। मैंने पहले रफ कॉपी में अनुवाद किया, यह सोचकर कि बाद में इसे फेयर कॉपी में उतार लूंगा, लेकिन इस चक्कर में मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया और जब परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी, उस समय तक मैं रफ कॉपी में किए गए अनुवाद का एक अंश ही फेयर कर पाया था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर पुस्तिका उसी हालत में जमा करनी पड़ी और मैं हाथ मलता रह गया। मैंने घर वालों को सूचित कर दिया कि मेरे पर्चे अच्छे नहीं हुए थे और इसलिए मुझे अपने चयन को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी। चूंकि ओवर एज होने के कारण इसके बाद मुझे सिविल सर्विस परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलना था, इसलिए अब मैं निश्चिंत होकर एमए की पढ़ाई पर ध्यान करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी एक रात जब मैं लंदन में था, मुझे अपने दोस्त का टेलीग्राम मिला, बधाई हो, सुबह का मॉर्निंग पोस्ट देखो। मुझे समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अगली सुबह जब मॉर्निंग पोस्ट की एक प्रति मेरे हाथों में आई, तब मुझे मालूम चला कि सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं और प्रावीण्यता सूची में मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा सरप्राइज रहा होगा मेरे लिए। मैं बेहद खुश था। बिना देर किए मैंने भारत तार भिजवा दिया। दोस्तों, जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के समय हमारे अंदर जो ऊहापोह चल रही होती है, जो भय रहता है, अपनी तैयारी को लेकर के जो संदेह बना रहता है, उसका बहुत अच्छा वर्णन आपको जानने को मिलेगा और ये बहुत राहत देने वाली बात है। राहत देने वाली बात इस मायने में है कि ऐसा तो सबके साथ होता है, इसलिए यदि आपके साथ भी हो रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डर के भी दो पहलू हैं। डर का एक पहलू वह है जो हमें इतना परेशान कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि हमारे पैर थर 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 कांपने लगते हैं। एक कदम भी हमारी स्थिति नहीं होती कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि आप किसी बात से डरते हैं और जैसे ही आपको पता लगता है कि आप इससे डर रहे हैं, आपके जो पैर हैं मजबूती के साथ जमीन को पकड़ लेते हैं। आप पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए। और जब डर नहीं होता है तो इसके बहुत खतरनाक परिणाम भी आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपको इस तरह की बहुत सी घटनाएं जानने को, सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती होंगी जब आदमी को डरना चाहिए था लेकिन वह डरा नहीं और पता लगा कि वही उसके पतन का कारण बन गया। क्रिकेट के मैच में आप क्या देखते हैं, जैसे टीम को लगता है कि नहीं अब हम जीत जाएंगे, क्या सच में वो जीत जाते हैं? पता लगता है कि अचानक अरे ये क्या हो गया, विकेट गिरने शुरू हो गए हैं और पता लगा कि जीती हुई टीम हार गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर से हार का भय खत्म हो गया। स्टडी शो करती है कि एवरेस्ट पर जो पर्वतारोही चढ़ते हैं उनमें से ज्यादा पर्वतारोहियों की मृत्यु तब पैर फिसलने से होती है जबकि वो बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर होते हैं, एवरेस्ट की चोटी को उनका पैर स्पर्श करने ही वाला होता है कि पता लगता है कि वो फिसल गए हैं और खत्म हो गए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे अब तो पहुंच ही गए। जैसे ये लगता है कि अब तो पहुंच ही गए, वे लापरवाह हो जाते हैं, आंतरिक तौर पर, जानबूझकर नहीं, आंतरिक तौर पर लापरवाह हो जाते हैं और उनका पैर फिसल जाता है। तो दोस्तों, जो डर है वो कहीं न कहीं एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। वह हमें सतर्क करता है, अलर्ट करता है, हमें मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, हमारे अंदर एक एनर्जी भी पैदा करता है और सच पूछिए तो लगातार अपना इवैल्यूएशन करते रहने के लिए संकेत भी करता रहता है कि नहीं आप थोड़ा सा डरिए। जब आप डरेंगे तभी आप इस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश करने की प्रक्रिया में आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाते चले जाएंगे। मैं आपको विवेकानंद जी का एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। विवेकानंद जी उस समय छोटे ही थे और ऋषिकेश गए हुए थे। ऋषिकेश में बंदर बहुत है, आज भी बहुत बंदर है। तो एक बंदर विवेकानंद जी के पीछे पड़ गया और विवेकानंद जी भागने लगे उस बंदर से बचने के लिए, डर के मारे। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, रुको, डरो मत। विवेकानंद रुक गए और मुड़ करके देखा तो वहां एक साधु खड़ा था जो कह रहा था, रुको, डरो मत। विवेकानंद रुक गए
बंदर आया, विवेकानंद जी को रुका हुआ देखकर लौट गया। और ये जो घटना थी विवेकानंद जी के जीवन का केंद्र बन गई। तो जब हमें डर लगता है तब एक ही उपाय हमारे पास बचता है कि हम अपने आप को उस डर का मुकाबला करने के लायक बनाएं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो योग्यता है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। देखिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है दोस्तों कि मैं कह सकूं कि आप डर को जीरो कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम डरते रहते हैं और उस डर से उबरने के लिए लगातार एफर्ट करते रहते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो डर की जो क्वांटिटी है, डर का जो दबाव है, वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वह शून्य कभी नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस का भी शून्य नहीं हुआ था। उसके लिए आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक आती चली जाएगी, आपके दिल की धड़कनें तेज होती चली जाएंगी। कोई बात नहीं, होने दीजिए, उसे एंजॉय कीजिए, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा। और डर को हमेशा एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डर आपका साथ देगा। आपसे डर करके ये विश्वास रखिए। हाँ दोस्तों, अंत में आपके लिए मैं सरदार अंजुम जी का ये शेर अर्ज करना चाहूँगा। जिंदगी एक इम्तिहा है, इम्तिहा का डर नहीं। जिंदगी एक इम्तिहा है, इम्तिहा का डर नहीं। हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। वाह क्या बात है, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप डर के साथ दोस्ती निभाएंगे, उसके साथ कुश्तीबाजी भी करेंगे और अंत में डर पर जीत भी हासिल करेंगे। नमस्कार।